गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा था कि पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट आएंगी। हमने 20 एडजस्टमेंट देखी थी जिसे मीनिंग के साथ हमने समझा था और उसकी ट्रीटमेंट देखी थी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले कुछ हिंट्स और ट्रिक्स जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंट और ट्रिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। आप पूरा जो है ध्यान देके इस हिंट और ट्रिक्स को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन रहेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बनानी है हमको मालूम है। फाइनल अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएनएल अकाउंट और तीसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, डेबिट में T1, क्रेडिट में T2, प्रॉफिट और लॉस को P1 और P2 और बैलेंस शीट को लायबिलिटी और एसेट। ठीक है, शॉर्टकट में हम इस तरह जो है वो टिक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट है ये डेबिट में ही आएंगे फाइनल अकाउंट में, वो चाहे ट्रेडिंग हो, पीएनएल हो, बैलेंस शीट हो। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट डेबिट में जाएंगे, या तो T1 में आएंगे या P1 में आएंगे या बैलेंस शीट में किधर आएंगे, एसेट साइड में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगे। ठीक है, क्रेडिट में जो कंटेंट है वो T2, P2 या लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए आप देखिए यहाँ, इसमें डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और ऑन एसेट साइड, और क्रेडिट साइड के जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में या लाइबिलिटी साइड में। ठीक, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम आसानी एक ही लेक्चर में सारे पॉइंट कवर करने वाले, वो सारे के सारे। तो एक बात क्या याद रखनी है आपको फाइनल अकाउंट में कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट वो डेबिट में चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में हो, पीएनएल के डेबिट में हो। बैलेंस शीट में उल्टा याद रखिए, अब एसेट का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए वो एसेट में आएंगे। ठीक है, और क्रेडिट के कंटेंट T2, P2 या लाइबिलिटी, और T2 में भी आने वाला एक ही कंटेंट है, वो भी मैं लिख देता हूँ सेल ट्रायल बैलेंस का। उसके अलावा और कोई ज्यादा कंटेंट है ही नहीं ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो आने वाले ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, बचे हुए जो है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के या तो P2 में आएंगे या लाइबिलिटी आएंगे। ठीक है, अब इसके हमने फॉर्मूले भी देखे हैं, इसके फॉर्मेट भी देखे हैं और उसको हमने समझा भी। तो ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम आते हैं। बचे हुए जितने भी खर्चे और इनकम वो इनडायरेक्ट होंगे, वो पीएनएल में आएंगे। और जो अब कंटेंट बच गए वो ना ट्रेडिंग में आए ना पीएनएल में आए, वो पूरे के पूरे कंटेंट हम बैलेंस शीट में लेंगे। डेबिट के कंटेंट बचे हुए वो एसेट में लेना है, क्रेडिट के कंटेंट बचे वो लाइबिलिटी में लेना है। तो ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, कि डेबिट के कंटेंट डेबिट में और क्रेडिट के क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ 2-3 कंटेंट है जो डेबिट के क्रेडिट में, क्रेडिट के डेबिट में आते हैं, लेकिन फिर साइन चेंज हो जाती है। अब जैसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपको एक कंटेंट दिखेगा परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन ये जब डेबिट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में तो T1 में से ये माइनस हो जाता है, T1 में से माइनस होता है। उसी तरह आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखेगा सेल्स रिटर्न, सेल में से माइनस होता है, सेल का आता है T2 तो ये T2 में से माइनस होगा। ठीक है, उसी तरह होता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, देखिए ओल्ड आरडीडी रहता है, पुरानी पिछला अगर फंड में कोई पैसा बचा हुआ है तो वो तो इनकम है ना, तो इनकम वो खर्चों में से माइनस होता है। तो ये ओल्ड बैड डेट का जो फॉर्मूला बनता है वो है ओल्ड बैड डेट न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 ही कंटेंट है जो डेबिट के क्रेडिट और क्रेडिट के डेबिट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइन चेंज हो जा रहा है। तो ये ट्रिक है, हिंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की सिर्फ एक ही एंट्री होती है। ठीक है, अब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसके साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सारी 20 एडजस्टमेंट देख लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में भी वो एडजस्टमेंट मोस्टली वही रिपीट होती है। अब एडजस्टमेंट वो ट्रांजेक्शन है जो हम रिकॉर्ड करने से भूल गए।
अब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, इसलिए एडजस्टमेंट की भी कितनी एंट्रीज होंगी, दो एंट्री होंगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक एंट्री का इफेक्ट डेबिट में आएगा तो दूसरे एंट्री का क्रेडिट में, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एडजस्टमेंट दोनों डेबिट में आ रही दोनों क्रेडिट में आ रही। अगर ऐसा होता है तो उसमें से फिर क्या होगा, एक डेबिट में से माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, एक क्रेडिट में माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, ठीक है। डेबिट का माइनस मतलब उसे क्रेडिट माना जाएगा और क्रेडिट का माइनस उसको डेबिट माना जाएगा, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखिए। तो ये एक हिंट है जो मैंने आपको बताई है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस दिए रहेंगे और क्रेडिट बैलेंसेस दिए होंगे, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग साइकिल देखनी पड़ेंगी हमारे जो वीडियोस है उसमें अकाउंटिंग साइकिल की भी वीडियोस है, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग साइकिल की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, ठीक है। फिर भी एक शॉर्टकट में मैं आपको आज यहाँ बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होता है उसको जर्नल बुक बोला जाता है, रफ बुक समझिए, ठीक है। और जर्नल से फिर वो ट्रांजेक्शन जो है वो का ट्रांसफर किया जाता है जनरल या सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक इज ए हेल्पिंग बुक, इट इज ए पार्ट ऑफ रफ बुक्स जनरल बुक। फिर बाद में यहां से वो ट्रांजेक्शन जो है वो लेजर में ट्रांसफर किए जाते हैं, फेयर बुक, ठीक है। अब लेजर अकाउंट जो होता है, मान लीजिए कैश बैंक हर चीज का आप अकाउंट बना रहे, इसमें लास्ट में एक बैलेंस आता है जिसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है। मान लीजिए हमारे बिजनेस में टोटल 1 लाख आया और हमारे बिजनेस से टोटल 80,000 गया, तो हमारे बिजनेस में कितना पैसा बच गया, 20,000। जो बच जाए लास्ट में उसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है हर लेजर अकाउंट में आएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस से तैयार होंगी आपकी ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के और एडजस्टमेंट की मदद से बनेंगे हमारे फाइनल अकाउंट। क्या बनेंगे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज ए ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है। सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक क्या है, ये ओरिजिनल बुक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में बोले तो एक रफ बुक है। रफ के बाद हम उसको फेयर करेंगे लेजर, सेपरेट बुक ऑफ ईच इंडिविजुअल अकाउंट, सेपरेट बुक ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए ये जनरल बुक है, इसमें कैश वाले भी ट्रांजेक्शन है, परचेस वाले भी है, सेल वाले भी है, सब है। अब सबका सेपरेट बुक बनाया गया है। अब ये रफ में पहले हमने रिकॉर्ड किया, अब रफ से हमको फेयर करना है, तो कैश वाले कैश में, परचेस वाले परचेस में, सेल वाले सेल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह जो है जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करना है, इसको पोस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। अब लेजर अकाउंट जितने भी बनेंगे उसमें हो सकता है लास्ट में एक बैलेंस आए, वो बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है। वो चाहे तो डेबिट साइड में आ सकता है या क्रेडिट साइड में आ सकता है, ठीक है। वो डेबिट क्लोजिंग हो सकता है या क्रेडिट क्लोजिंग हो सकता है। ये क्लोजिंग बैलेंस से तैयार होती है हमारी ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज ए लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट है उनके क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट को एक लेजर कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो यही ट्रायल बैलेंस जो है आप समझ गए होंगे किस तरह बनती है, लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से ये ट्रायल बैलेंस तैयार होती है। और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट जो है वो गिवन होती है। वो ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे उसको हमें एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट में, तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस के साथ वो एडजस्टमेंट लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट है जिसके बेसिस पे क्या बनाना है, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें एक और अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट हमको बनाना अभी जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। वो बनाए नहीं भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ले लेंगे, जैसा हम 11th में सोल ट्रेडर के जो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में लेते थे। और कुछ क्वेश्चन हम उसके भी देखेंगे जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी हम आगे बनाने वाले। तो ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है, इस तरह से जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और लास्ट तक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग और पीएनएल क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें बिजनेस का रिजल्ट मालूम पड़ सके, प्रॉफिट और
लॉस। और बैलेंस शीट ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो तो बनाई जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनती है। अब ये एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, ये एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में लेनी, ठीक है। वो एडजस्ट करना है या तो प्लस या माइनस, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। तो ये है कुछ हिंट और ट्रिक्स जो आपको यहाँ पे मैंने बताई है। अब इसके साथ ही साथ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी कुछ वर्किंग नोट में आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बैड डेट और डेटर की एडजस्टमेंट। तो हम सबसे पहले बैड डेट वाली देखेंगे, पैसे डूबना। ये एडजस्टमेंट पीएनएल के डेबिट में आती है। और दूसरा ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होती है एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड। और डेटर ये कहाँ आता है, एसेट साइड में। कहाँ आती है ये, एसेट साइड में। अब डेटर वो लोग जिनको हमने कर्जा दिया, हमारे कस्टमर। इसमें दो एडजस्टमेंट ऐड होती है। सबसे पहले ऐड होंगी अनरिकॉर्डेड सेल। अगर कुछ माल आपने बेचा था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, कस्टमर को माल बेचे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो इससे डेटर हमारे बढ़ेंगे, तो डेटर इसमें ऐड होगा। और दूसरा ऐड हो जाएगा इसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर। ये ऑलरेडी हम एडजस्टमेंट में देख चुके हैं कि बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है, वो बिल डिसऑनर कर दिया उसने, तो बिल रिसीवेबल की एसेट तो कम हो जाएंगी, लेकिन फिर डेटर वाली एसेट हमारी बढ़ जाएंगी वापस एज इट इज। अब ये तीनों को इस तरह हम ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद अब इसमें से कुछ एडजस्टमेंट अब माइनस होंगे। तो इसमें से जो सबसे पहली माइनस होती है एडजस्टमेंट, वो होती है न्यू बैड डेट। न्यू का मतलब क्या दी रहेंगी, एज पर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें से हमें वन बाय वन माइनस करते जाना है ये एडजस्टमेंट। फिर माइनस होंगे न्यू आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये ऑलवेज परसेंटेज में दिया होता है, लेकिन ये परसेंटेज हमेशा इस पे निकालना है जो न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद आ रहा है। और वो भी इसमें से माइनस होंगे। फिर इसमें से माइनस होंगी न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को हम डिस्काउंट देते, उससे डेटर हमारे और कम हो जाएंगे। ये दो एडजस्टमेंट डेटर में ऐड होती है और तीन एडजस्टमेंट डेटर में से माइनस होती है। इस तरह प्लस माइनस करके इसे हमें बाहर निकालना है। अब इसको हम अमाउंट से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 80,000 के हमारे डेटर थे, अनरिकॉर्डेड सेल था 10,000 का, बिल रिसीवेबल डिसऑनर था 10,000 का। इस तरह टोटल अब डेटर हो गए 1,00,000 के। मान लीजिए इसमें से जो है 10,000 लोगों ने पैसे डुबा दिए हमारे, तो अब एक्चुअल डेटर बचेंगे 90,000। अब मान लेते हैं यहाँ पे 5% की प्रोविजन करनी है, तो ये 5% अब हमें किस पे निकालना है, 90,000 पे, जो सीधा सीधा होता है 4,500। अब इसमें से 4,500 माइनस कर देंगे अपन 85,500, ठीक है। अब मान लीजिए 1% की प्रोविजन करनी है और डेटर पे, यानी डेटर को हमें 1% डिस्काउंट देना पड़ सकता है। अब वो 1% की प्रोविजन हम किस पे निकालेंगे, ये न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद जो डेटर बचे उस पे, यानी इस पे ये आएगा 855। अब ये माइनस करके आउटर में निकालेंगे। तो इस तरह जो है ये डेटर है, डेटर में कुछ एडजस्टमेंट प्लस होती है और कुछ एडजस्टमेंट माइनस होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यू वाला कंटेंट, न्यू 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 दिख रहा है ना, ये न्यू का मतलब होता है एडजस्टमेंट, और ये जो न्यू वाले ये सब एडजस्टमेंट वाले हैं। तो आप पीएनएल के डेबिट में बैड डेट का कौन सा फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो डेबिट में सबसे पहले हम लेंगे ओल्ड बैड डेट। ओल्ड का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस में, ये वो पैसा डूब गया जो पहले डूब गया और हमने रिकॉर्ड भी किया इसको, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। पैसे डूबना लॉस है इसलिए P1 में आया, ये पहले डूब गए थे। अब न्यू बैड डेट इसमें ऐड होगा। अब न्यू बैड डेट क्या होता है, ये वो पैसे डूबे थे जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, वो एडजस्टमेंट में आए, तो अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। प्लस इसमें और क्या ऐड होंगी, न्यू आरडीडी, आरडीडी की प्रोविजन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये जो आपको अब यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये यहाँ जो हमने अमाउंट निकाली है वो सेम अमाउंट हम यहाँ एज इट इज ले लेंगे। तीनों की टोटल इनर में आएंगी,
ये पैसे डूबे थे, ये अभी अभी डूबे और ये आगे डूबने वाले, तीनों ही लॉस है हमारा। और इसमें से माइनस होगा ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहता है। अगर पहले किसी तरह का कोई पुराना आरडीडी का फंड है, उसमें पैसा बचा है, वो फंड ये इसमें हम उसको माइनस, वो इनकम है बच गया तो, और ये खर्चा है तो इनकम हम ये खर्चे में से माइनस कर देंगे, और माइनस करके अब नेट एक्चुअल नेट लॉस बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों की टोटल ज्यादा है और ओल्ड आरडीडी कम है तो माइनस करके आउटर में निकालेंगे। लेकिन कभी कभी इफ, यहाँ पे एक नोट आपको याद रखनी है, if old RDD is more than old RDD is more than bad debts and new bad debts and new RDD, इनसे अगर वो ज्यादा है तो फिर फॉर्मूला उल्टा आ जाएगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बनेगा पीएनएल के क्रेडिट में। क्योंकि अगर इनकम ज्यादा है, देखिए लॉस हो रहा है अपना 10,000, लेकिन फंड में पैसे पड़े 15,000, पूरा लॉस रिकवर करके भी 5,000 अपने फंड में से बच जा रहे, बच गए, वो अपने लिए इनकम है और इनकम वो P2 में आएगी। ठीक है, तो वो P2 में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फॉर्मूला आप उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? पीएनएल के क्रेडिट साइड में पूरा फॉर्मूला अपने को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड आरडीडी लिखेंगे P2 में। अब इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे, जो पहले यहाँ प्लस हो रहे थे वो तीनों अब इसमें से माइनस हो जाएगा। ओल्ड बैड डेट माइनस होगा, न्यू बैड डेट माइनस होगा और न्यू आरडीडी माइनस होगा। ये तीनों ही एडजस्टमेंट अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करके ये बाहर अमाउंट निकलेंगे। अब 15,000 था ये मान लीजिए, और ये तीनों की टोटल 10 थी, तीनों मिला के, तो आउटर में 5,000 आ जाएगा। ज्यादातर केस में तो ये तीनों की अमाउंट आपको ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, ये तीनों की अमाउंट ज्यादा ही दिखेगी, इसलिए ये माइनस करके आउटर में निकलेगा P1 में। ठीक है, मान लीजिए ये 40 है और ये 15 है, तो आउटर में सीधा सीधा 25,000 अपन निकाल लेंगे। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज्यादा निकल जाती है, हमारे फंड में ज्यादा पैसा चला जाता है, तो वो पूरा लॉस रिकवर करने के बाद भी पैसा हमारा वो फंड का बच जाता, बच गया पैसा, वो अपने लिए इनकम है, इसलिए वो P2 में आएगा। ये एंट्री का आएंगी P2 में। सिर्फ ये केस में ये फॉर्मूला P2 में आएगा, अदरवाइज पीएनएल के डेबिट में ही फॉर्मूला लिखना है। तो ये बैड डेट की एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखी, ये आप जो है अपने रजिस्टर में लिख ले और इसको याद भी कर ले। आगे अगर आप फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला आप लिखे, डेटर का रहे कि बैड डेट का, तो आपको कोई भी दिक्कत फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं आएगी। और ये कुछ और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है कुछ कंटेंट के बारे में, अगर ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में अगर आपको सैलरी एंड वेजेस दिया जाता है, सैलरी एंड वेजेस, दो चीजें हो सकती, या तो सैलरी वेजेस हो सकता या वेजेस एंड सैलरी हो सकता। ठीक है, आपको मालूम है वेजेस से डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन सैलरी इनडायरेक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट दिमाग ज्यादा लगाते हैं अपना, अगर 10,000 इस तरह दिया अमाउंट, तो कुछ क्या करते हैं, आधा सैलरी को 5,000 डालते और आधा वेजेस को 5,000 डालते। ऐसा आपने नहीं करना है। पहला वर्ड देखिए क्या है, सैलरी के वेजेस। पहला, अगर पहला सैलरी है तो ये पूरा सैलरी माना जाएगा, वो पीएनएल में आएगा P1 में। और अगर ये वेजेस एंड सैलरी है, पहला वेजेस है तो वेजेस माना जाएगा, ये ट्रेडिंग में आएगा T1 में। तो इस तरह वेजेस और सैलरी की ट्रीटमेंट आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको जो है ट्रीटमेंट बताई गई है। अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये दिए हैं, अगर एक साथ इतने सारे दिए, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग में जाएगा, और बाकी जितने भी है जनरल रहो, ऑफिस रहो कि मिसलेनियस रहो, वो सब पीएनएल में जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ही दिया है, ट्रेड या फिर जनरल या मिसलेनियस या ऑफिस, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पीएनएल में जाएंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये आपको ट्रेडिंग में लेना है, जब ट्रेड एक्सपेंसेस भी साथ में दिए जनरल या ऑफिस एक्सपेंसेस के। ठीक है, ये एडजस्टमेंट बैड डेट आरडीडी की तो क्लियर हो गई, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी क्लियर हो गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है। ठीक है, डेटर का डिस्काउंट डेटर में से माइनस होता है, क्रेडिटर का डिस्काउंट क्रेडिटर में से।
अब क्रेडिटर जो है हमें डिस्काउंट देते हैं, वो अपने लिए इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है P2 में, और दूसरा हमारे क्रेडिटर कम होंगे तो हम क्रेडिटर में से माइनस करेंगे क्रेडिटर लायबिलिटी में। ये तो एडजस्टमेंट ये हो गया। अब कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी रहती है। हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है कि कुछ कंटेंट होते हैं जिनके सामने, अब जैसे ये लिखा है, अब देखिए फॉर एग्जांपल लिखा है बैंक लोन, अब अमाउंट दिया है 20,000 और उसके सामने लिखा है 10%, कॉमा। इसका क्या मतलब हुआ, हमने बैंक से लोन लिया 20,000 का, जिस पे हर साल हमें 10% से इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट है 10% और ये हिडन एडजस्टमेंट। जिस तरह एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, उसी तरह हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होंगी। वो क्या एंट्री होंगी, तो इसको हमें क्या नाम से लेना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से लेना पड़ेगा। तो ये खर्चा है, इसलिए ये पहली एंट्री इसकी P1 में जाएंगी, और दूसरा ये इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट है, इसलिए ये लोन में क्या होगा, बैंक लोन में ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में बैंक लोन आएगा और उसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उसी तरह इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उनके साथ भी सामने ये सारे कंटेंट लिखे होते हैं। तो जिस तरह एडजस्टमेंट की हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसी तरह इन एडजस्टमेंट की भी हमें ट्रीटमेंट लेनी है। अब कोई खर्चा रहता है जैसे रेंट, ब्रैकेट में लिखा रहता है पेड फॉर 10 मंथ और आउटर में दिया होता है 10,000। अब हम खर्चे और इनकम पूरे 12 महीने के लेते हैं, 10 ही महीने का दिया है, मतलब 2 महीने का देना बाकी है। जो बाकी है उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड, याद रखिए। तो ये आउटस्टैंडिंग इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फॉर 2 मंथ्स का। 10 महीने का 10 है तो 2 महीने का 2, तो आउटर में 12,000 इस तरह निकालना पड़ता है। अब इसकी पहली एंट्री तो इसमें रेंट में ऐड हुई, और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग खर्चा है ना, पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। तो इस तरह हिडन एडजस्टमेंट की भी हमें 2 एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट दी गई क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, अगर 2 वैल्यू दी गई है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, हम लेंगे विच एवर इज लेस। हमको कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं, हम लेंगे विच एवर इज लेस। जो वैल्यू कम है वही वैल्यू हमें क्लोजिंग स्टॉक की लेनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सैलरी वेजेस भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की 1 एंट्री आएंगी और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होंगी, 2 इफेक्ट होंगे। अब मैनेजर का एक कमीशन वाली एडजस्टमेंट रहती है, ठीक है। अब मैनेजर का कमीशन किस पे दिया जा रहा है वो भी आपको देखना है। नेट प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन परसेंटेज बोला है तो फॉर्मूला देखिए कमीशन का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो कमीशन का फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन 100, ये बिफोर का है, और आफ्टर का रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ये अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जैसे एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले आप ध्यान में लगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें हम वहां डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हाँ, ड्राइंग से रिलेटेड एक चीज है, ठीक है। इसके पहले भी ये आ गया है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल चार्ज फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी हिडन एडजस्टमेंट थी और इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने ये लेक्चर में देखे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपने केयरफुली देखा, समझा, ठीक है, तो आगे जो है आपको फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी, ठीक है। अब आगे हम जो है सारे के सारे फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप सारे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे, ओके। और अगर आपके कोई डाउट्स है अभी भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।